जर्मनी आपको हमेशा कहता है कि आपको बस निवेश की शुरुआत कर देनी है, आपको बहुत बड़े अमाउंट या रकम का इंतजाम करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आपके हाथ में पैसे हों, आपको बस शुरुआत कर देनी है, चाहे वो आप लमसम निवेश से शुरू करें या आप SIP के जरिए शुरू करें। लेकिन इसमें भी कई सारी बारीकियां हैं जो आपके लिए समझना ज़रूरी है एज एन इन्वेस्टर। तो जर्मनी का फोकस आज इसी मुद्दे पर होगा। आपको SIP के बारे में हम समझाएंगे, लेकिन उसके अलावा क्या क्या हाईलाइट है आज शो की, आइए देखते हैं। घर खरीदने का सपना तो देख लिया, लेकिन क्या आप उठा पाएंगे EMI का बोझ? घर खरीदने के जैसे अहम लक्ष्यों के लिए करें सही और सटीक फाइनेंशियल प्लानिंग जर्मनी के साथ। नौजवान निवेशक भी करें डेट निवेश को पोर्टफोलियो में शामिल। सिर्फ इक्विटी निवेश का पोर्टफोलियो में हो सकता है ज्यादा जोखिम। और अगर आप हमें टीवी पर देख रहे हो या फेसबुक पर लाइव, अपने तमाम सवालों के जवाब हमसे पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स पे अपना सवाल डालिए कॉन्टैक्ट नंबर के साथ, हम देंगे आपके सभी सवालों के जवाब। चलिए, और आज आपके तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ शो में शामिल हो रहे हैं मॉर्निंग स्टार इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी के डायरेक्टर धवल कपाड़िया। धवल, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका। थैंक यू। शुरुआत हम सीधा आज करेंगे दर्शकों के सवालों के साथ, और हमारी पहली दर्शक पारुल हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। पारुल? यस मैम। पारुल नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्ते, बढ़िया मैम। ओके, आपको 10 साल के बाद घर खरीदना है, जिसके लिए आपको 50 लाख रुपए चाहिए। मुझे बताइए, यस 50 लाख रुपए आपके घर की फ्यूचर वैल्यू है कि करंट वैल्यू है? मैम, ये टोटल वैल्यू है। टोटल वैल्यू है, मतलब ये आपने घर सिलेक्ट कर लिया है? अभी तो नहीं किया होगा, 10 साल है आपके पास, समय बचा है। तो 50 लाख का ही आप बजट रखेंगे 10 साल के बाद भी? नो मैम, नो। इन्फ्लेशन रेट तो बढ़ता रहेगा, तो मैम वो भी से बढ़ी 1 करोड़ तक तो लगेंगे ना। मैं हर साल 10% बढ़ाऊंगा भी। चलिए, वेरी गुड। आपने कम से कम अपने बेसिक फंडामेंटल्स को क्लियर रखा है, वो अच्छी बात है। और 20,000 रुपये हर महीना आप निवेश करेंगे, और हर 6 माही आप कह रहे हैं कि 10 से 15% उसको बढ़ाएंगे भी। लक्ष्य कैसे हासिल हो, इस पर आपको हम सलाह देंगे। ये जो आपने फंड्स अपने पोर्टफोलियो में शामिल किए हुए हैं, आपने खुद रिसर्च की है या सलाह ली है किसी से? ये मैंने 2-3 की रिसर्च की थी और बाकी की सलाह ली। चलिए ठीक है, बताते हैं आपका ये करंट पोर्टफोलियो कैसा है और घर खरीदने का लक्ष्य आपका कैसे पूरा होगा। तो सीधा हम धवल पारुल के सवाल पर जाएं, उससे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है, जैसा कि पारुल ने अपने निवेश पोर्टफोलियो में भी ये बात ध्यान में रखी कि इन्हें अपनी SIP की ज़रूरत है। और हमेशा शुरुआत से ही हम कहते आए हैं दर्शकों को कि आप म्यूचुअल फंड में SIP अगर कर रहे हैं तो उसको रिकरिंग डिपॉजिट की तरह ट्रीट ना करें। हर महीना पैसा जा रहा है SIP में, इससे आपका कॉर्पस खड़ा नहीं होगा। आपको अपना निवेश बढ़ाने की ज़रूरत है, और जब मुमकिन हो आपको बढ़ाने की ज़रूरत है। पारुल ने हर 6 महीने का टारगेट रखा है, हो सकता है कि आप हर तिमाही रखें, हर सालाना आप अपना निवेश बढ़ा सकते हैं, लेकिन निवेश बढ़ाना जरूरी है। बिल्कुल सही है एकदम, क्योंकि एक कांस्टेंट अमाउंट से आप ज़्यादा करके काफ़ी केसेस में आप गोल्स आपके अचीव करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इनके केस में उन्होंने अच्छा आइडेंटिफाई किया है कि एक तो 20,000 की SIP से स्टार्ट कर रहे हैं, और ऊपर से उन्होंने कहा है कि हर 6 महीने वो 10% से वो SIP अमाउंट बढ़ा सकते हैं। तो एक्चुअली इसके साथ वो 10 साल के बाद 1 करोड़ का कॉर्पस जुटा पाएंगे। हाँ, जुटा कर पाएंगे। और लेकिन इसमें एक ज़रूरी चीज़ एक और है जो मैं कहना चाहूँगा कि इन्होंने जो फंड्स आइडेंटिफाई किए हैं ज़्यादा करके सब इक्विटी बेस्ड फंड्स हैं। तो इसमें जो हम एक चीज़ कहते हैं हमेशा कि एसेट एलोकेशन फॉलो करना ज़रूरी है, कि आप पूरा आपके पास टाइम होराइजन भी लॉन्ग टर्म हो, 10 साल की भी होराइजन हो आपके पास, फिर भी आपको इक्विटी और डेट में थोड़े मतलब डिवाइड करने चाहिए आपकी इन्वेस्टमेंट्स जो है। तो हमारे हिसाब से 70% वो इक्विटी में इन्वेस्ट करे, 30% डेट में इन्वेस्ट करे। उनकी एक्चुअल रिस्क प्रोफाइल, हमें उनकी रिस्क एपेटाइट कितनी वो एक्चुअल पता नहीं है, लेकिन हम अंदाजा लगा के वो कह सकते हैं। पारुल हमारे साथ फोन लाइन पर हैं, तो पारुल मुझे बताएं कि आपकी उम्र क्या है अभी? अभी तो मैं 20 ईयर्स का हूँ। अभी आप 20 साल के हैं केवल? yes, वाओ, आपने काफी अच्छी प्लानिंग कर रखी है। कम से कम आपकी गोल सेटिंग तो क्लियर है। मैं इस बात की दाद देना चाहती हूँ वो तमाम युवा दर्शक जो हमें देख रहे हैं, आपको पारुल से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आपकी तो रिस्क टेकिंग एबिलिटी बहुत ज्यादा है। मेरे ख्याल से 70 क्यों, आप उनको 80% रेकमेंड नहीं करेंगे? जो पहले तो हमें ये पता नहीं था कि उनकी 20 साल की आयु है, बट यंग एज में तो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी थोड़ी ज्यादा होती है। तो शायद 80 to 90% भी इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और मैं एक और चीज कहना चाहूंगा
इसमें कि जो इक्विटी इन्वेस्टमेंट है उनकी पूरी जो है डोमेस्टिक इक्विटी फंड्स में ही है। तो थोड़ा बहुत पैसा वो इंटरनेशनल इक्विटी फंड्स में भी इन्वेस्ट करना जरूरी है। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना जरूरी है। क्या ये सही समय होगा लेकिन इंटरनेशनल इकोनॉमीज में पैसे लगाने का? बिल्कुल, क्यों नहीं। अब उनका इन्वेस्टमेंट होराइजन भी लॉन्ग टर्म है और आप पिछले 5-10 साल में भी देखेंगे काफ़ी जो इक्विटी मार्केट से दूसरे देशों में जैसे यूएस इक्विटीज या यूरोपियन इक्विटीज का परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छा रहा है। तो उनको थोड़ा डाइवर्सिफाई करना इंटरनेशनल इक्विटीज में समझ लीजिए आउट ऑफ 80% इक्विटी में इन्वेस्ट करें तो 15 to 20% वो इंटरनेशनल इक्विटीज में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। और फिर रिस्क एपेटाइट ज्यादा है फिर भी उनको 10 to 20% डेट में इन्वेस्ट करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो ऑलराइट, मुझे बहुत खुशी होती है जब युवा निवेशक अपने सवाल हमें ऐसे भेजते हैं और इतनी क्लैरिटी के साथ भेजते हैं। इनके पोर्टफोलियो पे मैं अब आना चाहूंगी। मुझे बताइए जो पोर्टफोलियो में इन्होंने फंड्स शामिल किए हुए हैं, MSL मोस्ट मल्टी कैप है, मिरर एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप है, BSL प्योर वैल्यू फंड है, L&T इमर्जिंग बिजनेस फंड है। तो इसमें इन्हें और निवेश बढ़ाने की जरूरत होगी। फंड सिलेक्शन कैसा है? फंड सिलेक्शन अच्छा है। सिर्फ इसमें से एक फंड में कहूँगा जो BSL प्योर वैल्यू फंड है, शायद उसको वो रिव्यू कर सकते हैं। उसका ये डाउन मार्केट में पिछले 2 साल में परफॉर्मेंस काफ़ी वोलेटाइल रहा है। तो इसको रिव्यू करके वो एक मिड कैप फंड ऐड कर सकते हैं चाहिए तो पोर्टफोलियो में। बाकी जो फंड के होल्डिंग्स है वो जो फंड पोर्टफोलियो उन्होंने सिलेक्ट किया है वो काफ़ी अच्छा है। तो उसमें चाहिए तो वो फ्रैंकलिन इंडिया प्राइमा फंड ऐड कर सकते हैं जो मिड कैप में इन्वेस्ट करता है। जो उनके बाकी के फंड्स है वो ज़्यादा करके मल्टी कैप फंड्स हैं। तो एक मिड कैप फंड ऐड कर सकते हैं। और जैसे मैंने पहले कहा एक इंटरनेशनल फंड वो ऐड करना चाहे 1 या 2 फंड तो ICICI प्रूडेंशियल US ब्लू चिप फंड है या फिर इन्वेस्को का पैन यूरोपियन फंड है। ये दोनों में से ये कंपनियां कहाँ निवेश करती हैं इंटरनेशनल मार्केट्स में? तो जो ICICI प्रूडेंशियल US ब्लू चिप फंड है वो US इक्विटीज में इन्वेस्ट करती है। और जो इन्वेस्को यूरोपियन फंड है वो यूरोपियन मार्केट्स में इन्वेस्ट करती है। ऑलराइट, पारुल आप फोन लाइन पर हैं मेरे साथ? यस मैम। आपको क्लैरिटी मिल गई अपने पोर्टफोलियो पर? यस मैम। ऑलराइट, ऑल द बेस्ट और कीप इन्वेस्टिंग। आगे बढ़ते हैं और अगले दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पे रविंद्र वर्मा है। नमस्कार। नमस्कार मैम। कैसे हैं आप? ठीक है मैम। ओके, बताइए क्या सवाल है आपका? इसमें मैंने 2 म्यूचुअल फंड लिए हैं, एक ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड ग्रोथ और एक ICICI प्रूडेंशियल मल्टी कैप फंड ग्रोथ जी। और एक ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी ETF है मेरे पास। 2-3 है मेरे पास। रविंद्र, मुझे बताइए कि आपको ICICI से बहुत लगाव है क्योंकि आपने इसी AMC के फंड्स अपने पोर्टफोलियो में शामिल किए हैं, ऐसा क्यों? एक्चुअली मैं जस्ट ICICI डायरेक्ट में मैं डीमैट अकाउंट ओपन करने गया था। तभी उन्होंने सजेस्ट किया था कि ले लीजिए, तभी उसको स्टार्टिंग था मेरा तो उन्होंने फिर मुझे सजेस्ट किया तो मैंने ले लिया। मैंने 15 साल में 55 लाख रुपए आपको क्यों चाहिए? मैंने जैसे नॉर्मल गोल बनाया था वो हिसाब से मैंने लॉन्ग टर्म के लिए सोचा है मैंने। ऑलराइट, आपकी उम्र क्या है? अभी 27। ठीक है, आप भी युवा दर्शक हैं हमारे। सबसे पहले मैं आपको ये समझाती हूँ कि एक ही AMC के फंड्स अपने पोर्टफोलियो में शामिल करके क्या होगा। उसमें जैसे हम कहते हैं कंसंट्रेशन एक AMC लेवल पे भी नॉर्मली हम अवॉइड करते हैं कि सब पूरे इन्वेस्टमेंट्स एक AMC में इन्वेस्ट नहीं करने चाहिए क्योंकि वो थोड़े डाइवर्सिफाइड माने अलग अलग AMC में इन्वेस्ट करना थोड़ा बेहतर होगा। ऐसे नहीं है कि ऐसे हैं क्योंकि एक AMC होती है, एक कंपनी होती है, एक फंड हाउस होता है, उनकी समझ एक निवेश करने की स्ट्रैटेजी एक जैसी होती है। तो ऐसा नहीं है कि वो गलत बात है, बट अगर आप थोड़ा फायदा उठाना चाहते हैं तो आप और एक्सप्लोर कर सकते हैं। क्योंकि जैसे ICICI प्रूडेंशियल AMC जो उन्होंने सिलेक्ट की है वो टॉप AMC है। उनके काफी सारे फंड्स अच्छे परफॉर्मर्स हैं। उन्होंने भी जो सिलेक्ट किए वो भी काफी अच्छे फंड्स हैं। लेकिन जैसे आपने कहा एक तो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी एक AMC की सिमिलर थोड़ी हो सकती है अलग अलग फंड में भी, तो वो हिसाब से थोड़ा डाइवर्सिफाई करना जरूरी होता है। ओके, ऑलराइट। तो अब इन्हें डाइवर्सिफिकेशन के लिए क्या करना होगा? 55 लाख रुपए 15 साल में इन्हें चाहिए। हाँ, तो एक तो ये जो 5,000 की SIP उन्होंने स्टार्ट की है, एक तो अच्छी बात है कि SIP स्टार्ट की है। लेकिन वो 55 लाख का लक्ष्य पाने के लिए वो थोड़ी कम पड़ जाएगी। फिलहाल निवेश तो कम है, बढ़ाना होगा। तो हर साल वो 15% से बढ़ाए तो फिर वो 55 लाख का जो उनका टारगेट है वो 15 साल में अचीव कर सकते हैं। वो
एक बात है, और दूसरा वापस इनके केस में भी उन्होंने पूरी इन्वेस्टमेंट इक्विटी में ही रखी है, तो हमें ये नहीं पता कि उनके पास और डेट इन्वेस्टमेंट्स है या नहीं है। समझो नहीं है और कोई डेट इन्वेस्टमेंट या फिक्स डिपॉजिट्स हो या पीपीएफ हो या पीएफ हो तो फिर ठीक है, नहीं तो फिर उनको भी 20 to 30% डेट में इन्वेस्ट करना चाहिए पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने के लिए। हम डाइवर्सिफिकेशन इसलिए भी कहते हैं कि और रेकमेंड करते हैं क्योंकि जैसे मार्केट, इक्विटी मार्केट तो काफ़ी वोलेटाइल रहता ही है, तो उससे पोर्टफोलियो 100% पोर्टफोलियो इक्विटी में रहा तो फिर वो काफ़ी पोर्टफोलियो की वैल्यूएशन भी काफ़ी ऊपर नीचे होती रहेगी मार्केट्स के साथ। तो इसलिए डेट में इन्वेस्ट करने से थोड़ी पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी आ जाती है, तो इसलिए वो जरूरी है। ठीक है, तो रविंद्र कुल मिलाकर हम आपको यही बोलना चाहेंगे कि फिलहाल आपका निवेश जो है वो थोड़ा सा कम है। आपकी उम्र 27 साल की है, अगर आपने अभी तक शादी नहीं की है तो आपके ऊपर जिम्मेदारियां, आर्थिक जिम्मेदारियां कंपैरेटिवली थोड़ी सी कम होंगी, तो जितना जल्दी हो सके अपना निवेश आप बढ़ाइए, क्योंकि एक बार आपकी लाइफस्टाइल में जिम्मेदारियां आ जाती हैं तो मेरे ख्याल से आप निवेश करने लायक रकम बचा नहीं पाते हैं, उसको बढ़ाना तो बहुत दूर की बात है। सही बात है, अनलेस समझ लीजिए शादी करे वो तो उनके स्पाउस भी समझो वर्किंग हो तो फिर तो उसमें और बेनिफिट भी हो सकता है सेविंग्स के हिसाब से, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, लेकिन जितना जल्दी वो सेविंग्स बढ़ाए तो उतना अच्छा बेहतर होगा। बिल्कुल बिल्कुल। ऑलराइट, हम दे रहे हैं आपके तमाम सवालों के जवाब योर मनी में, और हमारे अगले दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर मिस्टर रोहन कुमार हैं। हाय रोहन, कैसे हैं आप? गुड इवनिंग मैम, बहुत बढ़िया हूँ, आप कैसी हैं? गुड इवनिंग, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू। आपने अपने पोर्टफोलियो में एसबीआई ब्लू चिप फंड शामिल किया है, कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप है, एल&टी मिड कैप है, एचडीएफसी स्मॉल कैप है, आईसीआईसीआई प्रू इक्विटी एंड डेट हाइब्रिड फंड है ना? यस मैम। अगस्त 2018 से आपने शुरुआत की है इस निवेश की, और 1 करोड़ रुपए आपको जो चाहिए 10 साल के बाद, आप क्या करेंगे इस रकम का? मैडम मेरा एक बिजनेस करने का प्लान है। ओके। और अभी मैं वर्किंग में हूँ, तो मेरा प्लान है कि आफ्टर 10 इयर्स मैं कुछ बिजनेस कर सकूँ, तो उसके लिए मैंने इन्वेस्टमेंट किया है। तो मेरा सवाल ये है कि एक तो मेरा जो फंड सिलेक्शन है वो ठीक है, और दूसरा ये जो मेरा गोल है क्या मैं अचीव कर सकता हूँ इस गोल को? देखिए, गोल अचीव करना तो आपकी निष्ठा के ऊपर है, आप जितना निवेश करेंगे उतना ज्यादा आप गोल अचीव कर पाएंगे, लेकिन मुझे आपसे ये समझना है 1 करोड़ की रकम जो आप डिसाइड की आपने 10 साल के बाद, वो पर्याप्त होगी आपका सेटअप करने के लिए बिजनेस? वो डिसाइडेड है, वो आपने पूरा कंफर्म रखा है, कैलकुलेट कर लिया है सब कुछ? यस मैम, वो मैंने कैलकुलेट किया है, मुझे अराउंड उतना चाहिए। ठीक है, तो अब आपके फंड्स पर आते हैं, और कैसे इस निवेश को अगर आप बढ़ाएं तो आपका लक्ष्य पूरा हो सकता है। 10 साल में इनको बनना है करोड़पति अपने बिजनेस के लिए, तो लक्ष्य तो बहुत बढ़िया है। Exactly. लेकिन उनको जैसे आपने कहा कि इन्वेस्टमेंट बढ़ानी होगी। हाँ। क्योंकि जो उन्होंने अभी SIP स्टार्ट की है वो वैल्यू उसकी करीबन 20,000 रुपए महीने है। हाँ। तो आप 1 साल में अबाउट 2.5 लाख रुपए हो जाती है, 2,40,000 हो जाती है, और 10 साल में वो करीबन 24 लाख के आसपास होती है, तो उतनी वैल्यू कम पड़ेगी। उनको हर साल करीबन 20% से एक्चुअली बढ़ाना होगा। SIP जो अमाउंट है 20% लगता बड़ा है, मतलब एज अ परसेंटेज ज्यादा लगता है, लेकिन 20,000 पे 4,000 रुपए फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में वापस 20% के आसपास से SIP बढ़ानी होगी, तभी फिर वो 1 करोड़ का जो उनका लक्ष्य है वो पूरा हो पाएगा। ऑलराइट, फंड्स कैसे हैं इनके? फंड्स भी काफ़ी अच्छे हैं, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है फंड्स में। वापस इनके केस में जो पोर्टफोलियो है पूरा इक्विटी ओरिएंटेड पोर्टफोलियो है, तो उसमें डेट फंड्स 1-2 ऐड कर सकते हैं। वो हम सजेस्ट करेंगे कि एक तो SBI बैंकिंग एंड PSU फंड है, वो रेकमेंड कर सकते हैं। IDFC बॉन्ड फंड है, वो ले सकते हैं। वो तो करीबन अगेन जैसे पहले के केस में था, करीबन 10 to 20% कम से कम डेट में इन्वेस्टमेंट बढ़ाना होगा ही चाहिए। ऑलराइट, बाकी फंड्स पे आपको सलाह हमने दे दी है, लेकिन हम आगे बढ़ते हैं। करीम हशमत हमारे दर्शक फोन लाइन पर हमारे साथ हैं और कई दिनों से योर मनी पे सवाल पूछ भी रहे हैं। नमस्कार करीम जी, कैसे हैं आप? बस ठीक हूँ मैडम। ऑलराइट, आपको अपने लिए बेस्ट 5 फंड्स चाहिए, तो ये जो बेस्ट फंड्स की स्ट्रैटेजी आप हमसे मांग रहे हैं, उसके पीछे आपका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है, मेरा 2 उद्देश्य है इसमें। एक तो कि भाई 5 फंड ऐसे बताएं जो मुझे ईयरली 35 से 40% गेन दे सके। रिस्क जो भी लेना है वो ले लेंगे अपन। 100% का भी रिस्क ले लेंगे। ओके, ठीक है, लेकिन 35 to 40% का रिटर्न देना चाहिए, वो आपको नक्की चाहिए। ठीक है, दूसरा वाला उद्देश्य क्या है? उद्देश्य 35%, मतलब उसमें तो ऑलरेडी सारे उद्देश्य पूरे हो जाते हैं। करेंगे क्या आप इन पैसों का? करीम जी, आप क्या करेंगे इन पैसों का?
पैसा ही है तो फिर पैसे का तो बहुत कुछ रास्ता निकल सकता है। चलिए ठीक है, तो मैं वेल्थ क्रिएशन का एक गोल आपके लिए बना देती हूँ। और बहुत कम ऐसे रिस्क एपेटाइट वाले दर्शक हमें मिलते हैं, लेकिन फिर भी 35 से 40% बहुत ही मुश्किल है। बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है ये, क्योंकि समझना होगा जादू की छड़ी नहीं है म्यूचुअल फंड्स। आप जितना भी निवेश करें 35 to 40% का मुनाफा रिटर्न मिलना बहुत ही मुश्किल है। बिल्कुल अभी लेकिन ये क्या करें? उनकी एक्सपेक्टेशन है जो उनको कम करनी होगी डेफिनेटली। जैसे आपने कहा कभी कभी कोई साल में सब्सटेंशियल गेन, बहुत अच्छा गेन मिल जाता है, जैसे 2014 में आप देखिए तो बहुत अच्छा गेन मिल सकता है, लेकिन ऑन अ कंटिन्यूअस बेसिस के 5-10 साल के पीरियड में हर साल उतना रिटर्न मिलना मुश्किल है या नामुमकिन के बराबर ही है। क्योंकि जो इक्विटी मार्केट की ग्रोथ है वो समझना एक जरूरी है। वो इक्विटी मार्केट की जो ग्रोथ है वो इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ लिंक्ड है, स्पेशली अब जब काफी असमंजस का माहौल है और उतार चढ़ाव ऑलरेडी बाजार में देख रहे हैं। तो जो इंडियन इकोनॉमी है दूसरी इकोनॉमी से तेज रफ्तार पे ग्रो होने वाली है, लेकिन फिर भी ग्रोथ रेट इतना ज्यादा भी नहीं है कि जैसे आपको 35-40% रिटर्न हर साल आपको तो मे बी इनको अपनी एसेट एलोकेशन पे काम करना होगा। अगर ये अपना पूरा पैसा इक्विटी में ना डाल के अलग अलग एसेट्स क्लास में डालें तो शायद इनका मुनाफा ओवरऑल पोर्टफोलियो में फिर भी उतना मुश्किल है। कोई भी एसेट क्लास में आप देख लीजिए, रियल एस्टेट में भी वो इन्वेस्ट करे तो भी कुछ सालों में आपको काफी गेन्स होती है, लेकिन कंसिस्टेंट बेसिस पे अभी जैसे पिछले 4-5 साल आप देखिए तो रियल एस्टेट में गेन्स भी बहुत कम हो गई है। ऑलराइट, तो जल्दी से हम फंड्स पे आते हैं। बिल्कुल, तो फंड्स के हिसाब से मेरे हिसाब से लार्ज कैप में वो सिलेक्ट कर सकते हैं आदित्य बिरला फ्रंटलाइन इक्विटी, मिड कैप में फ्रैंकलिन इंडिया प्राइमा फंड है, और स्मॉल कैप में HDFC स्मॉल कैप फंड वो सिलेक्ट कर सकते हैं। डेट साइड में मैं रेकमेंड करूंगा कोटक बैंकिंग एंड PSU फंड और IDFC बॉन्ड फंड। ठीक है करीम साहब, थोड़ा सा अपने गोल्स को रियलिस्टिक रखिए और अपनी एक्सपेक्टेशंस को भी थोड़ा सा रियलिस्टिक रखिए। उम्मीद करते हैं कि फंड्स के नाम आपने नोट डाउन कर लिए हों। चलिए, शो का आखिरी पड़ाव है और ऐसे में फेसबुक के दर्शकों ने सवाल अपने भेजने शुरू कर दिए हैं। हमारे फेसबुक के दर्शक इंद्र कुमार वजीरानी का सवाल मैं लूंगी, और इन्होंने HDFC टैक्स सेवर और ABSL टैक्स सेवर में से कौन सा बेहतर है ये हमसे पूछा है। दोनों भी फंड अच्छे हैं, फंड हाउसेस भी अच्छे हैं, उनके जो इक्विटी प्रोसेस वगैरह जो है काफ़ी स्ट्रांग है, परफॉर्मेंस भी फंड्स के अच्छे हैं, तो कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं दोनों में से। ELSS फंड्स है, ठीक है, परफॉर्मेंस दोनों का अच्छा है। ठीक है, 5 साल के रिटर्न्स भी हम आपको बता रहे हैं। ABSL में लगभग 18.8% का आपको रिटर्न मिल रहा है, HDFC टैक्स सेवर में 14%। दोनों में से कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, आपको धवल की तरफ से ये सलाह दी जा रही है। अगले दर्शक तरुण मिश्रा हैं फेसबुक के, और इन्होंने SBI फोकस्ड इक्विटी फंड में 500 रुपए की SIP से शुरुआत की है अपने निवेश की। इसके अलावा और कौन सा फंड अपने पोर्टफोलियो में जोड़ सकते हैं बेहतर रिटर्न के लिए, जानना चाहते हैं। हाँ जी, एक तो ये ध्यान रखना उनको जरूरी है कि जो कैटेगरी में उन्होंने इन्वेस्ट किया है, जो फोकस्ड इक्विटी कैटेगरी है, उसमें हर पोर्टफोलियो में मैक्सिमम 30 स्टॉक्स हो सकते हैं। तो इसकी वजह से वो जो फोकस्ड इक्विटी फंड्स है उनकी वोलेटिलिटी या जो उतार चढ़ाव है परफॉर्मेंस में वो काफ़ी हो सकता है। तो वो एक ध्यान रखना ज़रूरी है। तो इसके अलावा वो जो सिलेक्ट कर सकते हैं, समझ लीजिए लार्ज कैप फंड्स देखें तो ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड है, और दूसरा है आदित्य बिरला फ्रंटलाइन इक्विटी, वो भी लार्ज कैप में है। फिर लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में वो मेरे इमर्जिंग ब्लू चिप फंड सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये 3 फंड देख सकते हैं वो। ऑलराइट, यहाँ पे बहुत जरूरी है कि जब आप अपने निवेश की शुरुआत कर रहे हो तो आपको बहुत ध्यान से फंड्स का सिलेक्शन करना होगा। फोकस कैटेगरी क्योंकि एक कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो है, उसमें उतार चढ़ाव होने की बहुत ज़्यादा संभावना है, लिहाजा आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना होगा। इस फंड की भी आप परफॉर्मेंस लगातार ट्रैक करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया धवल आज शो पर आने के लिए। योर मनी में आज मुझे भी इजाजत दें, लेकिन अपने सवालों का सिलसिला जारी रखें। आप ट्वीट करें आज का बता TH पे, आप चाहें तो ईमेल के जरिए भी अपना सवाल पहुंचा सकते हैं। फेसबुक पे योर मनी का पेज है, वहां जाके सवाल इनबॉक्स भी कर सकते हैं। नमस्कार।